हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हम यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। पिछला टॉपिक में हमने जो है कवर किया नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज को। इस टॉपिक में हम रिकॉर्डिंग रेन गेज के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या होता है, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज से कैसे अलग होता है। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में हम केवल वर्षा कितनी मात्रा में हुई, कितने डेप्थ में हुई, यही मेजर कर पाते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग रेन गेज में क्या होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी, कितने समय में कितना वर्षा हुई, यूनिट टाइम में हुई वर्षा, जिसे रेनफॉल इंटेंसिटी कहते हैं। तो हम रिकॉर्डिंग रेन गेज में रेनफॉल इंटेंसिटी को भी मेजर कर सकते हैं। इसलिए जो है रिकॉर्डिंग रेन गेज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज से ज्यादा सही होता है। अब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग रेन गेज कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला टिपिंग बकेट, दूसरा वेजिंग, तीसरा साइफन या फ्लोट टाइप रेन गेज। तीनों का फिगर बना है, देख लीजिए। आइए बात करते हैं टिपिंग बकेट का। टिपिंग बकेट की थोड़ा संरचना देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक रिसीवर लगा होता है जिसमें वर्षा को रिसीव करता है जो, और फनेल लगा होता है। फनेल को जो है बकेट के सीधा सीध में रखा जाता है, इसका ओपनिंग जो होता है। और बकेट, इसमें 2 बकेट होती हैं जो शाफ्ट से जुड़ी होती हैं। शाफ्ट का क्या काम होता है, शाफ्ट जो है जब ये बकेट घूमती है तो शाफ्ट भी घूमता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है हम ग्राफ को ड्रा करने में करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें 2 बकेट होती हैं। इन बकेट की जो कैपेसिटी होती है वो 0.25 mm या 0.1 इंच होती है। जब पानी इसमें गिरता है तो बकेट, जब पहली बकेट भर जाएगी तो अपने आप अपने एक्सिस पे रोटेट कर जाएगी। फिर दूसरी बकेट ऊपर आएगी, उसमें पानी भरेगा। फिर ये एक रोटेशन चलता रहता है जब तक जो है वर्षा होती है। फिर ये बकेट से जो पानी, जब ये नीचे आएगी तो इसका पानी गिरेगा, ये बॉटल में भरता जाएगा। फिर इस पानी को जो है आप जार में लेकर के मेजर कर लेंगे कितनी वर्षा हुई, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उससे जो आपका ग्राफ बनता जाएगा, उससे आपकी रेनफॉल इंटेंसिटी पता चलेगी, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें जो है, जो आपका रिसीवर होता है, डाया ऑफ रिसीवर। डाया ऑफ रिसीवर जो होता है वो आपका 30 सेंटीमीटर और 300 mm। यूपीपीसीएल जेईई में इस बार ये क्वेश्चन आया था कि जो टिपिंग बकेट का डाया होता है कितना होता है, वो 30 सेंटीमीटर या 300 mm होता है। बकेट की कैपेसिटी, जो बकेट की कैपेसिटी होती है वो 0.25 mm या 0.1 इंच कह सकते हैं आप, ठीक है। इतना होता है। इतना जो आप टिपिंग बकेट के बारे में जानिए कि इसके डाया ऑफ रिसीवर होता है 30 सेंटीमीटर या 300 mm। बकेट की कैपेसिटी 0.25 mm या 0.1 इंच होता है। इसके बारे में एक और पॉइंट आता है कि टिपिंग बकेट का यूज करते कहां है, किस एरिया में टिपिंग बकेट का यूज करेंगे। टिपिंग बकेट का यूज इन एक्सेसिबल एरियाज, हिली एरिया जो है, ऐसा एरिया जहां पे रोज रोज जाना, आपको सुबह 8 बजे जाना जो है कठिन हो कि रोज जाके सुबह 8 बजे आप रीडिंग ले लें, तो ऐसे एरिया पे इसका यूज नहीं करेंगे। ऐसे एरिया पे इसका यूज करेंगे जहां पे रोज रोज जाना जो है कठिन हो, इन एसेसिबल एरियाज पे, हिली एरियाज पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टिपिंग बकेट के बारे में हो गया। अब आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं आपका बेजिंग टाइप। बेजिंग टाइप में जो है मेन, आप इसको जो है कम इससे क्वेश्चन आता है, इसका आप वर्किंग प्रोसेस देख लीजिए। इसमें एक फनेल होता है, फनेल का डाया 127 mm होता है। फनेल में जब पानी वर्षा होती है तो फनेल से पानी जो है टैंक में, बेजिंग टैंक इसको बोलते हैं, आता है। इसमें ये स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ होता है। स्प्रिंग बैलेंस का कनेक्शन जो है पेन से होता है। पेन जो है आपका यहाँ पे रोटरी ड्रम पे लगे ग्राफ पेपर से कनेक्ट होता है। अब क्या होता है, पानी इसमें जब वर्षा होती है तो इसमें पानी कलेक्ट होता है तो आपका स्प्रिंग बैलेंस नीचे दबता है। नीचे दबने से जो है ये पेन आपका इस ग्राफ को ड्रा करता है। ये रोटरी ड्रम घूमता रहता है। इसकी स्पीड जो होती है 1 राउंड पर डे होती है। 1 राउंड पर डे, एक दिन में 1 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यही आपका वर्किंग प्रोसेस है कि इसमें जब पानी आएगा, गिरेगा, तो ये स्प्रिंग बैलेंस दबेगा, जितना दबेगा उतना ये जो है ग्राफ को ड्रा करता जाएगा। फिर जब फुल हो जाएगा तो आप इसको जो है खाली कर देंगे, फिर से जो है स्टार्टिंग से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बेजिंग टाइप के जो है रेन गेज का है। इससे इतना ही क्वेश्चन आता है। डाया फनल पूछ सकता है या वर्किंग प्रोसेस में से कोई ऑब्जेक्टिव आपको बना के पूछ सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका बेजिंग टाइप। थर्ड है आपका साइफन रेन गेज। साइफन रेन गेज क्या होता है कि इसमें एक फ्लोट होता है। फनल होगा, फनल का डाया 127 mm होगा। फनल से जो है प्रेसिपिटेशन इसमें
जो है चैम्बर में जो है प्रवेश करेगा तो इसमें फ्लोट होता है। फ्लोट का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से कम होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब पानी इसमें आएगा, पानी इसके नीचे जाएगा तो ये फ्लोट ऊपर उठता चला जाता है, ऊपर उठता जाता है तो इस क्रैंक से जुड़ा होता है। क्रैंक, क्रैंक जो होता है, क्रैंक से पेन लगा होता है, पेन लगा होता है जो रोटरी ड्रम पर लगे ग्राफ पेपर पर ड्रा करने के लिए। रोटरी ड्रम की स्पीड यहां पर भी जो है 1 राउंड पर डे होती है, ठीक है। एक दिन में 1 राउंड जो है घूमता है। अब ये क्रैंक जो है पानी इसमें जब भरेगा तो फ्लोट जो है ऊपर उठेगा, फ्लोट ऊपर उठेगा तो यहां से ग्राफ जो है ड्रा होता जाएगा। ग्राफ ड्रा होगा, फिर क्या होगा, इसमें भरता जाएगा, पानी भरता जाएगा। फिर जब इसमें पानी एक लेवल के ऊपर हो जाएगा तो ये साइफन होता है। साइफन आप जानते होंगे, साइफन की क्रिया शुरू हो जाती है। इसमें पानी भर जाता है तो साइफन की क्रिया शुरू होती है। साइफन क्रिया के द्वारा जब तक पानी खाली नहीं हो जाता तब तक ये क्रिया चलती रहती है। फिर ये जब खाली हो जाता है फिर से फ्लोट नीचे आ जाता है, फिर से वही प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। तो ये आपके तीनों रिकॉर्डिंग रेन गेज हो गए। आपने रेन गेज के बारे में पढ़ा, टिपिंग बकेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद में इन सबसे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा, जो ये ग्राफ ड्रा करते हैं ये कौन सा ग्राफ होता है। आपको पता है रिकॉर्डिंग रेन गेज जो होता है आपका ग्राफ ड्रा करता है जिससे आप रेनफॉल इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ये ग्राफ होता क्या है, ठीक है। तो एक होता है हाइड्रोग्राफ, एक होता है हाइटोग्राफ। हाइड्रोग्राफ और हाइटोग्राफ में अंतर क्या है। हाइड्रोग्राफ जो होता है, हाइड्रोग्राफ जो होता है वो आपका जो है टोटल वर्षा, प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल कितने mm हुई या सेंटीमीटर हुई रेनफॉल, तथा जो है टाइम पीरियड, रेनफॉल वर्सेस टाइम पीरियड के बीच में अगर आपका ग्राफ ड्रा किया गया है तो आपका कौन सा होगा, हाइड्रोग्राफ होगा। ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। इधर आपका जो है क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, और इधर होगा आपका रेनफॉल, ठीक है। अब इस पे जो ग्राफ पर जो कर्व प्राप्त होता है, इस कर्व को कहते हैं मास कर्व। क्या बोलते हैं, मास कर्व, ठीक है। हाइड्रोग्राफ क्या होता है, रेनफॉल और टाइम पीरियड के बीच में जो ग्राफ बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ का जो कर्व प्राप्त होता है उसे मास कर्व कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोग्राफ क्या होता है। हाइड्रोग्राफ क्या होता है, ये हाइड्रोग्राफ से बस एक ही चीज अलग होता है कि वो रेनफॉल पर और टाइम पीरियड के बीच में था। ये आपका रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम पीरियड, मतलब वाई एक्सिस पे आपका रेनफॉल इंटेंसिटी आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड। तब जो ग्राफ प्राप्त होगा उसे आप क्या कहेंगे, हाइड्रोग्राफ कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि जो आपका हाइड्रोग्राफ बना हुआ है, जो आपका हाइड्रोग्राफ आया है, तो मान लीजिए हाइड्रोग्राफ पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आ रही है, लाइन हाइड्रोग्राफ पर किसी टाइम पीरियड में हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त हो रही है, कर्व जो आपका मास कर्व है अगर वो हॉरिजॉन्टल प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब हुआ है कि वहां पे नो रेनफॉल, उस टाइम पीरियड में आपको जो है बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है, ठीक। अगर आपके जो मास कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब कि उस टाइम पीरियड में जो है वर्षा नहीं हुई है। कैसे हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप प्रेसिपिटेशन होगा नहीं, प्रेसिपिटेशन होगा नहीं तो आप फ्लोट ले लीजिए, फ्लोट जो है टाइप का ले लीजिए आप रेनगेज, तो फ्लोट ऊपर उठेगा नहीं तो जो है फ्लोट एक ही लेवल पर बना रहेगा, तो उससे जुड़ा जो क्रैंक से पिन जुड़ा हुआ है, पिन भी एक ही जगह पे रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल ही तो कर्व प्राप्त होगा, इसका मतलब रेनफॉल नहीं हुआ। अगर आपका वर्टिकल प्राप्त हो रहा है कर्व, वर्टिकल लाइन प्राप्त हो रही है, वर्टिकल लाइन आ रही है, जो हाइड्रोग्राफ है आपका, हाइड्रोग्राफ पे जो मास कर्व है वो अगर वर्टिकल है तो इसका मतलब जो है बहुत तेज हैवी रेनफॉल, ठीक है। वर्टिकल लाइन मतलब बहुत तेजी से वर्षा हुई, फ्लोट जल्दी उठा तो जो है लाइन कम टाइम पीरियड में ज्यादा ऊपर हो गया तो वर्टिकल लाइन मिली, इसका मतलब जो है हैवी रेनफॉल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रन ऑफ की। रन ऑफ क्या होता है, इसको मेजर कैसे करते हैं, इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, इन फार्मूले को हम बताएंगे जो सीधा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो रन ऑफ होता क्या है पहले ये देखते हैं, रन ऑफ, ठीक। रन ऑफ क्या होता है, अगर वर्षा हुई,
वर्षा हुई तो कुछ पानी आपका इनफिल्ट्रेट होके सब सरफेस वाटर में मिल जाता है, कुछ पानी आपका जो टोपोग्राफी पे नेचुरल डिप्रेशन है, गड्ढे हो गए, खाई हो गई, उसमें चला जाता है, कुछ पानी आपका वाष्पीकृत हो जाता है, कुछ पानी पौधों के पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, ये सारे लॉसेस हो गए। कुछ पानी आपका जो होता है बहते हुए नदी नालों का रूप ले लेता है, ठीक है। तो इसी पानी को जो है हम रन ऑफ कहते हैं, जो बहता हुआ नदी नालों के का रूप ले लेता है, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेशन यानी कुल वर्षा, रेनफॉल जो होती है आपकी, रेनफॉल क्या होती है, रनाफ में जितना पानी आया प्लस लॉसेस, लॉसेस में क्या हो गया, इनफिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, इन सब चीजों को लॉसेस कहते हैं। तो रनाफ कैसे निकलेगा आपका, रनाफ क्या हो जाएगा, रेनफॉल माइनस लॉसेस, ठीक है। इतना चीज आपका क्लियर हुआ। अब हम आगे बात करते हैं, एक टर्म और आता है आपका रन ऑफ कोफिशिएंट। ये क्या होता है, रन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है कि टोटल जो वर्षा हुई, टोटल वर्षा हुई उसके रिस्पेक्ट में कितना जो है आपको रन ऑफ प्राप्त हुआ, ये आपका रन ऑफ कोफिशिएंट कहलाता है। देखते हैं, एक रेशियो होता है, ये रेशियो किसका किसका होता है, रन ऑफ अपॉन टोटल रेनफॉल। अच्छा एक बात बताइए कि इसकी वैल्यू कभी एक से ज्यादा हो सकती है, सोचिए, नहीं हो सकती। सही जवाब आपका, पता नहीं सही दिया कि नहीं, हमको लगा सही दिया ही होगा, ठीक है। जो रेनफॉल है आपका, मान लीजिए 5 mm वर्षा हुई, 6 mm आपको रन ऑफ कहां से मिलेगा, तो ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि जितना रन ऑफ रेनफॉल होगा रन ऑफ आपको उससे कम ही मिलेगा। अगर आपको आदर्श सिचुएशन, एकदम फ्लैट जो है टोपोग्राफी मिल गई, आपको नॉर्मल जो है एकदम आइडियल इन्वायरमेंट कंडीशन मिल गया, तो उससे क्या होगा कि ये रन ऑफ जो है टोटल रेनफॉल के बराबर हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। अगर आप व्यवहारिक रूप से देखें तो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, वो भी आइडियल कंडीशन में, लेकिन हमेशा इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से कम ही आती है। कैचमेंट एरिया क्या होता है कि जो आपके नदी नाले होते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपकी नदी है, फ्लो हो रही है, ठीक है, इस नदी में आपका यहां से पानी, इतने एरिया से पानी जो है फ्लो होके आ रहा है, इधर से 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 आ रहा है, ये आपकी रिवर है। तो ये जितना एरिया है जो इस रिवर के लिए पानी ला रहा है, तो इस रिवर का ये एरिया जो है, इस रिवर का कैचमेंट एरिया कहलाएगा। आप समझ लिए कि वहां पे जितने भी दूरी से, जितने भी एरिया से पानी उसके लिए आता है बहकर, उसी को आप कहते हैं कैचमेंट एरिया। जो फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ, रन ऑफ को कौन कौन से ऐसे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, देखिए फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका, मान लीजिए कोई भी चीज है, उसका जो रेशियो है, जल है आपका H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसका रेशियो 2 है, मतलब इसमें जो है 2 हाइड्रोजन के पार्टिकल हैं, 1 जो है ऑक्सीजन का। अगर इसमें जो है कोई चीज बढ़ जाता है या कोई भी जो है घट जाता है, ठीक है, कोई भी जो है प्रोपोर्शन है उसमें, कोई भी पदार्थ या तो बढ़ जाए या घट जाए, उसके जो नेचुरल जो है अरेंजमेंट है उससे आप अलग हो जाए, बढ़ जाए घट जाए, तो वो अफेक्ट करेगा, ठीक है, वो फैक्टर जो है अफेक्ट करेगा। भले आप मतलब ये कहें कि जैसे कोई चीज आपके लिए अच्छा हो जाए, कोई बुरा हो जाए, तो कोई बुरा ही वाला चीज नहीं जो है अफेक्ट करेगा, अच्छा वाला भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि नेचुरल जो आपका प्रोपोर्शन है उससे जो है आपका बदल रहा है, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग क्या होगा, पहला जो फैक्टर अफेक्ट करेगा वो है रेनफॉल इंटेंसिटी। रेनफॉल इंटेंसिटी ये कैसे अफेक्ट करेगा, रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होता है, यूनिट टाइम में हुई वर्षा, ठीक है। तो ये कैसे अफेक्ट करेगा, अगर यूनिट टाइम में ज्यादा वर्षा हो गई तो आपको रन ऑफ ज्यादा प्राप्त होगा, अफेक्ट किया ना। ऐसे ही अगर आपका जो है यूनिट टाइम में कम वर्षा हुई, रेनफॉल इंटेंसिटी कम है, तो आपको कम रन ऑफ प्राप्त होगा, तो ये भी अफेक्ट किया। अब दूसरा हम बात करते हैं टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी कैसे अफेक्ट करेगी, अगर आपके जो है क्षेत्र में ज्यादा खड्डे हैं, ज्यादा डिप्रेशन है, तो रन ऑफ कम प्राप्त होगा, ज्यादा उसी को भरने में लगेगा, ठीक है, तो रन ऑफ कम प्राप्त होगा। अगर आपकी सरफेस जो टोपोग्राफी है वो आपकी एकदम प्लेन है, तो आपको रन ऑफ ज्यादा प्राप्त होगा, ठीक।
तीसरा है आपका कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया कैसे इफेक्ट करेगा, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फैन टाइप, इसको हम वही बता सकते थे लेकिन फिर यहां हमको दोबारा बताना पड़ता है, इसीलिए यहां बता रहे हैं फैन टाइप, और एक होता है पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उसके टाइप का, लीफ टाइप जो उसको बोलते हैं। ठीक है, लीफ शेप्ड इसको कह सकते हैं, टाइप क्या शेप्ड। ठीक है, इस आकार का, फैन के आकार का, लीफ के आकार का। ठीक, तो फैन टाइप, फैन शेप्ड और लीफ शेप्ड। फैन शेप्ड का मतलब क्या होता है कि जो है एक, इससे जो कैचमेंट एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के शेप से जो है आपको रन ऑफ ज्यादा मैक्सिमम प्राप्त होगा। तो अगर आपका कैचमेंट एरिया फैन टाइप है तो आपको रन ऑफ मैक्सिमम मिलेगा। ठीक, और अगर आपका लीफ टाइप का है, लीफ शेप्ड है, तो रन ऑफ मिनिमम मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें एरिया जो आपका कम होता है। चौथा जो आपका है इसमें जो आपको रन ऑफ को अफेक्ट करेगा वो है स्लोप ऑफ ग्राउंड। अगर स्लोप आपका ज्यादा है, वो भी रिवर की तरफ है, तो आपको रन ऑफ ज्यादा मिलेगा, स्लोप कम है तो आपको रन ऑफ कम मिलेगा। ठीक है, इतना बहुत है। अब रन ऑफ को ज्ञात कैसे करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उन फार्मूलों से रन ऑफ को ज्ञात करना पड़ता है। जो दो प्रकार के फार्मूले होते हैं, एक रन ऑफ को उनकी डेप्थ के अनुसार एमएम में जो आपको या सेंटीमीटर में बताएगा कितने डेप्थ तक रन ऑफ है, एक होता है डिस्चार्ज मीटर क्यूब सेकंड, क्यूमेक जिसको बोलते हैं, क्यूसेक सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसमें आपको बताएगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डेप्थ के अनुसार जो है। तो पहला फॉर्मूला है इसका इंग्लिश फॉर्मूला, इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ने वाली नहीं, ये वाली इंग्लिश, INGLISH। ठीक है, इंग्लिश फॉर्मूला, ये एक्चुअली में आपका जो है महाराष्ट्र के लिए है, और महाराष्ट्र में दो प्रकार के क्षेत्रों के लिए दो फॉर्मूला है। पहला है महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, R बराबर 0.85 P माइनस 30.5। ठीक है, ये आपका पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है। ठीक है, R क्या है यहाँ पे, रन ऑफ, P क्या है, प्रेसिपिटेशन। इन दोनों की यूनिट ध्यान रखिएगा आप, रन ऑफ की भी यूनिट जो है सेंटीमीटर में होगी और प्रेसिपिटेशन की भी यूनिट सेंटीमीटर में होगी। अगर एमएम में करना है तो यहाँ 305 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो आपका इंग्लिश फॉर्मूला है वो R बराबर 0.85 P माइनस 30.5। ये फॉर्मूला सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको सारे फॉर्मूले बताएंगे जितने इसमें हैं। और अगर कभी कभी क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन दे देता है, रन ऑफ पूछ लेता है, तो आप देखिए यूनिट उसमें चेंज देगा आपको, ये समझ लीजिए, कभी मीटर में दे देगा, कभी सेंटीमीटर में, कभी एमएम में। तो वहां पे आपको जब 30.5 लिख रहे हैं तो आपको सेंटीमीटर में लिखना है, अगर आप यहाँ पे 305 लिख रहे हैं तो पी को एमएम में रखना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है महाराष्ट्र के मैदानी क्षेत्रों के लिए, महाराष्ट्र के मैदानी क्षेत्रों के लिए क्या है फॉर्मूला आपका, R बराबर P माइनस 17.8 इंटू P बटे 254। ठीक, R बराबर P माइनस 17.8 इंटू P बटे 254। ठीक, इसमें भी क्या है, R आपका रन ऑफ है, P आपका प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में यहां पर भी है। ठीक, तो आप यूनिट का काफी ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र के मैदानी क्षेत्रों के लिए P माइनस 17.8 इंटू P बटे 254। ठीक है, अब हम अगला फॉर्मूला बात करते हैं, लेसी का फॉर्मूला, लेसीज फॉर्मूला। लेसी का फॉर्मूला क्या है, R बराबर P अपॉन 1 प्लस 304.8 F बटे P इंटू S। इसमें टर्मिनोलॉजी की बात करें तो R क्या है आपका, रन ऑफ, R, P क्या है आपका, प्रेसिपिटेशन,
एफ क्या है? एफ जो है आपका मॉनसून ड्यूरेशन फैक्टर है। मॉनसून ड्यूरेशन फैक्टर मतलब कितने समय तक मानसून रहा, कम समय तक रहा या नॉर्मल रहा या ज्यादा समय तक रहा, ठीक है। और एस क्या है आपका? कैचमेंट एरिया फैक्टर। कैचमेंट एरिया फैक्टर मतलब कैचमेंट की जो है एरिया की स्वैल कैसी है, कैचमेंट एरिया की स्वैल कैसी है, उस हिसाब से जो है इसको रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि ये मानसून फैक्टर कितना होगा, मानसून ड्यूरेशन फैक्टर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपका जो है लेसी फॉर्मूला है। अब हम मानसून फैक्टर का एक टेबल बनाते हैं, उसको देखिएगा। मानसून ड्यूरेशन फैक्टर टेबल जो है, इधर आपका क्या हो जाएगा कि मानसून पीरियड कितना रहा, और इधर जो आपका मानसून ड्यूरेशन फैक्टर है, ठीक। मानसून पीरियड अगर कम समय के लिए रहा, बहुत कम अवधि के लिए, ठीक है, कम समय तक रहा आपका मानसून, तो क्या होगा 0.5। अगर औसत समय तक रहा, एवरेज टाइम के लिए, ठीक है, औसत समय या एवरेज टाइम के लिए रहा तो 1 होगा आपका। और अगर औसत से अधिक यानी अधिक समय तक अगर आपका मानसून रहा तो वहां पे क्या होगा 1.5। या आप नोट कर लीजिए, आपको कभी कभी देता है क्वेश्चन में, कभी कभी नहीं देता, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर कुछ मतलब कम समय के लिए है तो 0.5, औसत समय के लिए है तो 1 और अधिक समय के लिए है तो 1.5। अब हम बात करते हैं कि कैचमेंट एरिया फैक्टर, कैचमेंट एरिया फैक्टर, ठीक है। इधर आप करते हैं टाइप ऑफ जो कैचमेंट एरिया का टाइप ऑफ कैचमेंट एरिया, इधर आपका फैक्टर हो जाएगा एस का मान, ठीक। अगर आपकी जो सॉइल है वो आपकी कल्चरेबल है, ठीक है, कल्चरेबल है और फ्लैट है, फ्लैट आपका टोपोग्राफी है, कल्चरेबल सॉइल है, कल्चरेबल मतलब कृषि योग्य, ठीक है, तो वहां पे होगा 0.25। अगर आपकी टोपोग्राफी फ्लैट है और कल्चरेबल सॉइल है तो 0.25 होगा आपका कैचमेंट एरिया फैक्टर। अगर आपका टोपोग्राफी फ्लैट तो है लेकिन ये जो पार्शियली कल्चरेबल है, ठीक है, पार्शियली कल्चरेबल है अगर, तो यहाँ पे होगा आपका 0.6। अगर आपका एरिया जो है नॉर्मल है मतलब नॉर्मल एक फ्लैट टोपोग्राफी है आपकी, तो क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। और आपका हिली एरिया है तो वहां पे क्या होगा 1.70। अगर आपका खड़ी ढाल वाला क्षेत्र है, स्टीप जिसको बोलते हैं, खड़ी ढाल वाला क्षेत्र है, तो वहां पे होगा 3.45। इसको बना लीजिए आप टेबल को। इन फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट दे देता है ये फॉर्मूला किसका है, या लेसी का फॉर्मूला कौन सा है, या कैनेडी का फॉर्मूला कौन सा है, एसएससी में पूछता रहता है हमेशा। तो इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। खोसला फॉर्मूला, खोसला फॉर्मूला क्या है? R बराबर P माइनस 4.81 T। R रन ऑफ हो गया, P प्रेसिपिटेशन हो गया, T क्या है? कैचमेंट एरिया का टेम्परेचर है ये, किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक। R जो है आपका रन ऑफ हो गया, P प्रेसिपिटेशन हो गया, T क्या है आपका? कैचमेंट एरिया का टेम्परेचर, वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। अब अगला देखिए रेशनल फॉर्मूला है। अब आपका शुरू होता है, अभी तक तो सारे डेप्थ में बात कर रहे थे लेकिन आपका रन ऑफ डिस्चार्ज में बताएंगे सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो है ये रेशनल फॉर्मूला। अब आपको ये डिस्चार्ज में रन ऑफ बताएंगे, ठीक है। तो डिस्चार्ज यानी रन ऑफ Q बराबर AIR/360, ये होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर यही 10 AIR है तो ये होगा मीटर क्यूब पर आर। इसको आप जो है ध्यान दीजिए यूनिट को। अगर ये आपका AIR/360 है तो मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। यही अगर आपका 10 AIR मीटर क्यूब पर सेकेंड में होगा। अब हम बात करते हैं Q क्या है आपका? Q आपका डिस्चार्ज है जिसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक क्या है आपका? कैचमेंट एरिया।
कैचमेंट एरिया, इसकी यूनिट क्या होगी, हेक्टेयर में। हेक्टेयर में यहां पे रखा जाएगा जो है एरिया को। आई क्या है, रेनफॉल इंटेंसिटी, इसको किस में रखा जाएगा, mm पर आर में। आर क्या है आपका जो है, ए हो गया आपका कैचमेंट एरिया, आई हो गया आपका रेनफॉल इंटेंसिटी, और आर जो है रन ऑफ कॉफिशिएंट होगा। यहाँ पे हर फॉर्मूले के लिए रन ऑफ कॉफिशिएंट का अलग अलग वैल्यू रहता है, तो इसके लिए ऑपरेशनल के लिए जो इन्होंने टेबल दिया होगा उसके हिसाब से रन ऑफ कॉफिशिएंट लिया जाएगा। तो हम बात करते हैं उसके हिसाब से, कैचमेंट एरिया जो है जैसे होगी उसी हिसाब से इसमें दिया जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम रन ऑफ कॉफिशिएंट की वैल्यू आपको नोट कराते हैं। कैचमेंट एरिया का टाइप हो गया है, कैचमेंट एरिया का टाइप इधर और इधर रन ऑफ कॉफिशिएंट, ठीक है। आर की वैल्यू देखते हैं कि कैसे क्या होगा। अगर आपका स्लोपी ग्राउंड है, स्लोपी है ग्राउंड, 1.0 होगा। अगर आपका ग्राउंड स्लोपी है तो 1.0 मतलब 1 होगा आपका रन ऑफ कॉफिशिएंट। अगर आपका क्लेई सॉइल है, जो कैचमेंट एरिया है वहां की सॉइल क्लेई है, तो क्या होगा, 0.9 होगा। अच्छा, ये रन ऑफ कॉफिशिएंट 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी वर्षा हुई उतना पूरा जो है आपको रन ऑफ के रूप में मिल गया। 0.9 है कि मतलब 10% जो है लॉस हो गया पानी, 90% आपको मिला रन ऑफ के रूप में जितनी प्रेसिपिटेशन हुई। तो इसको भी देखते रहिए, लिखते जा रहे हैं उसको समझिए कि 1 का मतलब क्या हुआ, 0.9 का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगर लोम की बात करें तो लोम क्या होता है कि इसमें भी जो सिल्ट होती है, क्ले होती है और सैंड, किसी का भी परसेंटेज 50% से ज्यादा नहीं होता, वो सॉइल लोम सॉइल कहलाती है। उसके लिए जो रन ऑफ कोएफिशिएंट होना चाहिए वो 0.4 होना चाहिए। ग्रेवल के लिए 0.15 से 0.3 होना चाहिए, और सैंडी के लिए 0.1 से 0.2 होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये हो गया आपका रेशनल फॉर्मूला के लिए। नेक्स्ट है आपका रिव फॉर्मूला। रिव फॉर्मूला क्या होता है, दक्षिण भारत के लिए जो है यूज होता है। फॉर्मूला क्या है, Cm⁴ सी क्या है जो है यहाँ पे क्या है, रन ऑफ कॉफिशिएंट। m जो है आपका कैचमेंट एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है सी की, ये देख लेते हैं। अगर कोई क्षेत्र समुद्र तट से 80 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 80 किलोमीटर दूर है, तो वहां के लिए जो सी की वैल्यू होगी वो 6.8 होगी। अगर आपका कोई क्षेत्र जो समुद्र तट से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो उसके लिए क्या होगा, 6.8 होगा। अगर कोई तट जो है 80 से 160 किलोमीटर की दूरी पर है, 160 किलोमीटर की दूरी है, पर वहां पर क्या होगा, 8.40, ठीक है। और तीसरा क्या है इसमें कि अगर पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पे क्या होगा, 10। ये आपका रन ऑफ कोएफिशिएंट का वैल्यू हो गया, ठीक। रिव फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं डिकन का फॉर्मूला। डिकन का फॉर्मूला क्या होता है, डिकन का फॉर्मूला होता है Q बराबर Cm⁴। सी क्या है, रन ऑफ कोएफिशिएंट, और m क्या है, कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, सी क्या है, रन ऑफ कोएफिशिएंट। अब आप बात करते हैं कि सी की वैल्यू क्या होती है। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया में जो सी की वैल्यू ली जाती है वो 11.5 ली जाती है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। अगर साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में जो ली जाती है वो 14 से 19.5 रन ऑफ कोएफिशिएंट की वैल्यू। नॉर्थ इंडिया में 11.5, साउथ इंडिया में 14 से 19.5। अगर ये पश्चिमी घाट जो आपका है उसके लिए, पश्चिमी घाट की बात करें तो वहां के लिए होता है 22 से 25 के बीच में। ये आपका हो गया डिकन फॉर्मूला। हम नेक्स्ट पे बात करते हैं इंग्लिश फॉर्मूला। इसमें भी है, उसके डिस्चार्ज के आधार पर इंग्लिश फॉर्मूला भी है। तो उधर जो है डेप्थ के अनुसार भी था इंग्लिश फॉर्मूला, इधर डिस्चार्ज के अनुसार भी है, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या है इंग्लिश फॉर्मूला।
इंग्लिश फार्मूला जो है दो है। एक है अगर आपका जो एरिया है वो 1000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया ग्रेटर देन 1000 किलोमीटर स्क्वायर, 1000 किलोमीटर स्क्वायर से अगर आपका कैचमेंट एरिया अधिक है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आपका, तो क्या होगा, Q बराबर 124 m अपॉन अंडर रूट m प्लस 10.4, ठीक है, ये क्यों होगा, इसको जनरली में 124 पॉइंट जो है, हाँ 124 रूट m, जनरली में यही इसको यूज लिखते हैं 124 रूट m, ठीक। होता क्या है, इंग्लिश फॉर्मूला कैचमेंट एरिया के आधार पे डिसाइड किया गया। कैचमेंट एरिया आपका जो है 1000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, जहां m क्या है आपका कैचमेंट एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अगर आपका कैचमेंट एरिया लेस देन 1000 किलोमीटर स्क्वायर है, 1000 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, तो वहां पे क्या होगा, Q बराबर 124 रूट m माइनस 2.62 m माइनस 2.58, ठीक। ये आपका हो गया, अगर 1000 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। ये इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करने के बजाय ये यूज कर दीजिए आप ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं लास्ट जो है आपका नवाब साहब का फॉर्मूला है। इतनी बात हो गई तो नवाब साहब की बात ना हो तो बेकार ही है, लास्ट में इसीलिए इनको रखा गया है। जाते जाते नवाबी दिखा के जाइए आप अपनी। नवाब जंग बहादुर फॉर्मूला, नवाब जंग बहादुर फॉर्मूला, ठीक है। नवाब जंग बहादुर फॉर्मूला की बात करें तो Q बराबर CM की पावर 0.99 माइनस 0.07 लॉग m, ठीक है। यहां पे C क्या है आपका, रनऑफ कोएफिशिएंट, ये ब्रैकेट है, ये दोनों ध्यान दीजिएगा। m क्या है आपका कैचमेंट एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, C का मान क्या क्या होगा, नॉर्थ इंडिया के लिए, साउथ इंडिया के लिए क्या होगा, तो C का मान नॉर्थ इंडिया के लिए होता है जो आपका 60 होता है और साउथ इंडिया के लिए 48 होता है। नॉर्थ इंडिया के लिए आपका C का मान 60 होता है, साउथ इंडिया के लिए 48 होता है। इतने सारे फॉर्मूले हो गए, सबको याद रखना है, ऑप्शन में आता है और नहीं आता है उसकी वैल्यू दे देता है, फॉर्मूले में रख के डायरेक्ट आंसर निकालना होता है ऑब्जेक्टिव में। एसएससी में खासकर 25 इस बार जो एसएससी जेईई का प्री हुआ था 25 का जो है शिफ्ट था, वो कठिन इसीलिए हो गया क्योंकि उसमें 30 से 40 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल आ गए थे, वन लाइनर, ठीक है। उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में काफी अच्छा नंबर मिल जाता है, इसलिए न्यूमेरिकली थोड़ा सा रहा करिए। अगर आपकी किस्मत सही होगी तो वही शिफ्ट मिलेगी आपको, ठीक है। तो बात करते हैं, कुछ सारणियां दी गई हैं, बार्लो साहब ने एक सारणी दी है, बस इसको याद कर लीजिए कहां के लिए जो है उपयुक्त है ये सारणी। एक स्ट्रेंज साहब ने दी है, स्ट्रेंज की सारणी, ठीक है, और एक है आपका बिन्नी की सारणी। तीन सारणियां हैं आपकी, तीनों कहां कहां के लिए है, ये आपका है यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए दी गया है, ये महाराष्ट्र के लिए है, और ये जो आपका है ये है साउथ इंडिया, ठीक। देख लीजिए, बार्लो की सारणी उत्तर प्रदेश के लिए, स्ट्रेंज की सारणी महाराष्ट्र के लिए, बिन्नी की सारणी साउथ इंडिया के लिए। आपका ये रेनफॉल एंड इट्स मेजरमेंट जो चैप्टर था अब जाके यहाँ पे खत्म हुआ है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो काफी अच्छा चैप्टर है इरिगेशन का। हमें लगता है कि इरिगेशन की जो मेन स्टार्टिंग है यहीं से समझ लीजिए आप। अभी भी इरिगेशन ही पढ़ रहे थे ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो है अच्छा सा शुरू होता है आपका